हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के अंदर डायग्नोस्टिक होरिजन में एंडोपेडॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने देखा है तो आप जानते होंगे कि हमने पिछले वीडियो में एपिपेडॉन के बारे में बात कर ली है। पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था कि सॉइल टेक्सोनॉमी क्या है, सॉइल टेक्सोनॉमी को क्यों हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन कह देते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब वो सबसे बेस्ट सिस्टम क्यों है ना। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात करी थी और साथ में हमने पिछले वीडियो में जाना था कि डायग्नोस्टिक होरिजन्स होते क्या हैं, इसका मतलब क्या होता है। और साथ में हमने एपिपेडॉन्स जो कि जिनके नंबर जो है आपको पता होगा 9 है, तो 9 एपिपेडॉन्स के बारे में हमने बात करी थी। एपिपेडॉन्स को हम सरफेस होरिजन भी कहते हैं। तो आज सरफेस से थोड़ा हम नीचे जाएंगे यानी आज हम बात करने वाले हैं एंडोपेडॉन्स के बारे में। एंडोपेडॉन्स इन्हें हम सब सरफेस ओरिजिन कहते हैं। समझ आई ही गया आपको, सरफेस से नीचे हैं इसलिए इन्हें हम सब सरफेस ओरिजिन कहते हैं। एपिपेडॉन और एंडोपेडॉन दोनों ही ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। ग्रीक वर्ड जिनमें एंडो का मतलब क्या है, बिलो है ना, और पेडॉन मतलब सॉइल से रिलेटेड है। तो सॉइल से कुछ नीचे अवेलेबल है तो इसलिए उसे हमने सब सरफेस ओरिजिन या एंडोपेडॉन कहा है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो एंडोपेडॉन होते हैं वो 19 होते हैं। तो उन 19 एंडोपेडॉन्स के बारे में हम डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और साथ में मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा कि एंडोपेडॉन बनते किस तरह से हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डेवलप्ड बाय ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्ले, ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑक्साइड्स। ट्रांसलोकेशन मतलब कुछ ऊपर से नीचे जाने वाला है, ट्रांसलोकेट होने वाला है मतलब उसकी लोकेशन चेंज होने वाली है ना। कैसे चेंज होने वाली है, एंडोपेडॉन का मतलब आपने समझा कुछ बिलो मतलब नीचे बनने वाला है सॉइल सरफेस के। तो हम देखेंगे क्ले, ऑर्गेनिक मैटर या ऑक्साइड्स, ऐसी चीज़ें जो हैं वो ऊपर से नीचे अगर ओरिजिन में जा रही हैं मतलब ट्रांसलोकेट हो रही हैं और साथ में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये एंडोपेडॉन्स का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि एंडोपेडॉन्स बनते हैं। अब ये जो एंडोपेडॉन्स हैं वो कितनी तरह के हैं, 19 तरह के हैं, आपने जान ही लिया। अब इन 19 के बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। ओके, साथ ही अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एंडोपेडॉन के बारे में अब बात करते हैं, जो कि है आर्जिलिक एंडोपेडॉन। आर्जिलिक एंडोपेडॉन में हम देखते हैं कि एक लैटिन वर्ड आर्जिला से लिया गया है। लैटिन वर्ड आर्जिला जिसका मतलब है वाइट क्ले। वाइट क्ले मतलब हम देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रांसलोकेशन होगा है ना, तो सॉइल में से जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो नीचे वाली लेयर्स में एक्यूमुलेट यानी इकट्ठे हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में हम उसे आर्जिलिक एंडोपेडॉन कह सकते हैं। अब देखिए वाइट क्ले मतलब क्ले का तो आपको फॉर्मेशन या क्ले का एक्यूमुलेशन आपको समझ आया कि वो आर्जिलिक है। अब क्ले के अंदर भी अलग अलग फीचर्स के हिसाब से हम और भी 4 तरह के एंडोपेडॉन्स देख सकते हैं। मतलब ये 4 और जो मैं आपको एंडोपेडॉन्स बताऊंगा उनमें भी क्ले का एक्यूमुलेशन ही होता है, लेकिन इनमें कोई अलग स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से उन्हें कोई अलग ओरिजिन का नाम दिया गया है। ठीक है, अभी अगर हम आर्जिलिक के बारे में और बात करें तो दिस इज फॉर्म्ड बाय द आइलुविएशन ऑफ क्ले। आइलुविएशन का मतलब आप जानते ही हैं, एलुविएशन आइलुविएशन में आपको फ़र्क मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आइलुविएशन मतलब कुछ इकट्ठा हो जाएगा जब ऊपर से नीचे आकर, और ऊपर से नीचे जाना इस प्रोसेस को हम एलुविएशन कहते हैं। ई से स्टार्ट होता है जो, और ये आई से स्टार्टेड है, यानी जिसको हम कह रहे हैं जिसमें कुछ इकट्ठा हो रहा है। क्या इकट्ठा हो रहा है, क्ले इकट्ठी हो रही है, तो उस ओरिजिन को हम आर्जिलिक ओरिजिन कह रहे हैं। इट इज बी ओरिजिन दैट हैज़ एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द क्ले कंटेंट अदर देन ओरिजिन्स। मतलब कह रहे हैं अदर ओरिजिन्स के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं 1.5 गुना ज़्यादा यहाँ हम देखते हैं क्ले इकट्ठी हो जाएगी। और आइलुविएशन से जो ओरिजिन बनता है उसे आपको याद रखना होता है, उसे बी ओरिजिन कहते हैं। ओके, तो ये आर्जिलिक ओरिजिन के बारे में हम एक इम्पॉर्टेंट बात याद रख सकते हैं। अब इसी की बिहाफ पे या कह सकते हैं इसी तरह से और भी 4 हम अगर बात करें एंडोपेडॉन्स की, तो उसमें से दूसरे नंबर पे जो एंडोपेडॉन है वो है नेट्रिक। नेट्रिक नेट्रियम वर्ड से लिया गया है। नेट्रियम आप जानते हैं मतलब होता है सोडियम। अब सोडियम को Na सिंबल क्यों दिया गया है, क्योंकि वो नेट्रियम से उठाया गया है ना, तो नेट्रियम यानी आप जानते हैं सोडियम की प्रेजेंस। तो सोडियम जब उस क्ले के अंदर रिच होगी, एक तो क्ले एक्यूमुलेशन से बना है ये ओरिजिन, और उसमें सोडियम का कंटेंट ज़्यादा होगा, तो उसे हम नेट्रिक एंडोपेडॉन कहेंगे, है ना, नेट्रिक एंडोपेडॉन। अब इसकी ESP जो होगा, ESP मतलब आप जानते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज।
है ना। तो हम देख रहे हैं कि जब जितने भी कैटायंस हैं उनमें से सोडियम कितना अवेलेबल है एक्सचेंज के लिए, तब हम देख रहे हैं वो 15% से ज़्यादा अवेलेबल है, तब हम उसे क्या कह सकते हैं, नेट्रिक एंडोपेडॉन कह सकते हैं। और साथ में इसकी पीएच जो है वो 8.2 क्यों कही गई है, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, छोटू सा लिखा हुआ है, पीएच इज इक्वल्स टू 8.2 है। क्यों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम का कंटेंट बढ़ रहा है तो वो एल्कलाइन कंडीशंस की तरफ उसे लेके जाएगा, यानी हम देख सकते हैं उसका पीएच 8.2 होगा। और यहाँ आप याद रख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह के होरिजन का, वो प्रिज्मेटिक या कॉलमनर स्ट्रक्चर होता है। सॉइल स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे, लेकिन अभी आप याद रख सकते हैं कि ये प्रिज्मेटिक और कॉलमनर स्ट्रक्चर होता है। ओके, और हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो है वो है ऑक्साइड क्ले के एक्यूमुलेशन से बने, मतलब अभी भी क्ले का एक्यूमुलेशन ही है, लेकिन उसमें ऑक्साइड्स ज़्यादा हैं। किसके ऑक्साइड्स ज़्यादा हैं? अच्छा, ऑक्साइड्स का मतलब आप समझते ही हैं कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड बनाता है तो उसे हम ऑक्साइड कह देते हैं। तो कौन से ऑक्साइड ज़्यादा हैं? तो यहाँ लिखा है फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स। और साथ में हम देख सकते हैं केओलिनाइट मिनरल जब डोमिनेट होने लगे क्ले के रूप में, तब हम उसे क्या कह देते हैं, कैंडिक होरिजन कह देते हैं। इसमें एक टर्म यूज़ कर सकते हैं आप, लो एक्टिविटी क्ले। यहाँ लो एक्टिविटी क्ले विद डोमिनेंस ऑफ केओलिनाइट एंड फेरस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस टर्म्स को भी आप याद रखें, लाइन्स को भी याद रखें। इसकी CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायंस कितने एक्सचेंज हो सकते हैं इसमें, तो लेस देन 16 सेंटीमोल पर केजी, है ना। इसकी यूनिट्स आपको याद रखनी चाहिए CEC की, सेंटीमोल, यहाँ P प्लस मतलब पॉजिटिव आयंस के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, सेंटीमोल पर केजी, ठीक है। तो ये 16 से कम होती है कैंडिक के लिए, ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं फोर्थ ओरिजिन के बारे में बात, तो वो है ग्लॉसिक ओरिजिन। ग्लॉसिक ओरिजिन में या ग्लॉसा वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से उठाया गया है। ग्लॉसा का मतलब होता है टंग। अच्छा, कहीं लैटिन कहीं ग्रीक, ये दो तरह की लैंग्वेज चल रही हैं। तो सॉइल टेक्सोनॉमी में मेन ये दो लैंग्वेजेस काम में ली गई हैं, ग्रीक लैंग्वेज और हम देख रहे हैं लैटिन लैंग्वेजेस। ओके, तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं ये जो ग्लॉसा है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है टंग। और हम देखते हैं ये अल्टर्ड और डिग्रेडेड आर्जिलिक, कैंडिक एंड नेट्रिक ओरिजिन है। क्या भूल गया मैं ये कह गया कि नेट्रिक, कैंडिक और साथ में आर्जिलिक ओरिजिन्स का ही डिग्रेडेड फॉर्म है, मतलब कुछ कैरेक्टर्स इनके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम देख सकते हैं एग्जैक्ट कैरेक्टर्स नहीं, लेकिन मिले जुले कैरेक्टर्स सा बना हुआ ओरिजिन देखते हैं हम, तो उसे ग्लॉसिक ओरिजिन कह दिया जाता है। तो ये एक तरह की डिग्रेडेड फॉर्म हो गई ग्लॉसिक भी, अगर आपको याद हो गया हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिफ्थ पे है एग्रिक एंडोपेडॉन। एग्रिक एंडोपेडॉन देखिए ये क्या है, आइलुवियल ओरिजिन ऑफ क्ले, सिल्ट एंड ह्यूमस। यहाँ क्ले भी है, सिल्ट भी है और ह्यूमस भी है जो नीचे आया है ओरिजिन में। फॉर्म्ड डायरेक्टली अंडर द प्लॉ लेयर ड्यू टू, प्लॉ लेयर मतलब किसके नीचे, प्लॉ लेयर मानी यहाँ पे जहाँ हम खेत में हल जोतते हैं, है ना, जहाँ पे प्लॉइंग होती है, तो उसके नीचे वाले लेयर्स के अंदर उसका पर्टिकुलर एक लेंथ होगी, उसकी एक देख रहे हैं हम डेप्थ होगी उस लेयर की, प्लॉ लेयर की, उससे भी नीचे हम देख रहे हैं ये ओरिजिन क्रिएट होता है। क्यों क्रिएट होता है? ड्यू टू लॉन्ग एंड कंटिन्यू कल्टीवेशन, लंबे हम देखते हैं काफ़ी अंतराल से अगर कल्टीवेशन हो रहा है तो उसकी वजह से ये एग्रिक एंडोपेडॉन क्रिएट होता है। अभी जो एंडिक हम देख रहे हैं एंडोपेडॉन है, इसमें आपने जाना कि ये मैन मेड, इंसानों ने ही खेती करी है ना उसके ऊपर, तो कहने का मतलब इंसानी कर्तव्यों की वजह से ही कहीं ना कहीं ये क्रिएट हुआ है एग्रिक ओरिजिन। पिछली वीडियो के अंदर हमने प्लेगन के बारे में बात करी थी और एंथ्रोपिक के बारे में बात करी थी। आपको याद होगा कि प्लेगन हम एंडोपेडॉन कब कह देते हैं उसे, और एंथ्रोपिक एपिपेडॉन कब कह देते हैं उसे। तो आपको अगर याद है प्लेगन, एपिपेडॉल और एंथ्रोपिक एपिपेडॉन्स क्या होते हैं, तो उनके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप पिछली वीडियोस को कितना केयरफुली सुन रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ 5 एंडोपेडॉन्स के बारे में बात करी। अब नेक्स्ट बचे हुए 14 एंडोपेडॉन के बारे में और बात करते हैं। ओके, तो चलिए कुछ और एंडोपेडॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो 6 नंबर पे मैंने लिखा है एल्बिक एंडोपेडॉन। एल्बिक एंडोपेडॉन आप इस तरह से याद रखें कि ये है तो एंडोपेडॉन, लेकिन ज़्यादा डेप्थ में नहीं होगा। क्यों इस तरह से याद रखिए कि ये ब्लीच्ड एलुवियल ओरिजिन। एलुवियल ओरिजिन क्यों कहा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि आप ध्यान रख सकते हैं कि एलुवियल ओरिजिन मतलब इसमें से कुछ निकल गया है, ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि क्ले निकल गई है, क्ले निकल के नीचे वाले ओरिजिन्स में चली गई, आइलुवियल ओरिजिन्स में चली गई। आइलुविएशन के रूप में आपने क्या समझा, आपने समझा कैंडिक ओरिजिन को, नेट्रिक ओरिजिन को, और साथ में आपने आर्जिलिक ओरिजिन के बारे में जाना। तो ये जो 3 ओरिजिन्स हैं, आर्जिलिक ओरिजिन,
और कैंडिक ओरिजिन, नाइट्रिक ओरिजिन, वो इसके नीचे देखे जाते हैं एल्बिक एंडोपेडोन के। अब इसके नीचे देखे जाते हैं तो ये ऊपर है, ऊपर है तो एंडोपेडोन क्यों कहा? एंडोपेडोन इसलिए कहा कि है तो अंडर ए ओरिजिन ही, है ना। सॉइल प्रोफाइल के अंदर ए बी ओरिजिन होते हैं, तो ए ओरिजिन के नीचे ही है, लेकिन इसके भी नीचे और भी ओरिजिन देखे जा सकते हैं जो कि वो नाइट्रिक, कैंडिक और आर्जिलिक है। तो इस तरह से आप याद रखें कि ये ब्लीच्ड एलुवियल ओरिजिन है, एलुवियल ओरिजिन है। ब्लीच्ड होता है इसलिए यहाँ, अच्छा लैटिन वर्ड एल्बस, एल्बस यानी वाइट से लिया गया ये, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एल्बिक के बारे में बात याद रख सकते हैं आप। और आप याद रख सकते हैं स्पॉडिक एंडोपेडोन के बारे में बात, कि ये ग्रीक वर्ड है स्पॉडस। स्पॉडस का मतलब होता है वुड ऐश, लकड़ी की राख, वुड ऐश, वुड ऐश से रिलेटेड है ये। तो यहाँ हम देखते हैं अ ह्यूमस एंड सेस्क्यू ऑक्साइड एनरिच्ड ओरिजिन। यहाँ हम देखते हैं किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, तो ह्यूमस का और सेस्क्यू ऑक्साइड फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स यहाँ ज़्यादा होते हैं। जनरली है यहाँ पे, जनरल का वाई लेना रह गया, तो जनरली फॉर्म्ड इन कूल एंड ह्यूमिड रीजन, कूल और ह्यूमिड रीजन में ये बनते हैं। हैव 85% और मोर ऑफ स्पॉडिक मटेरियल, स्पॉडिक मटेरियल 85% से ज़्यादा होता है। स्पॉडिक मटेरियल यानी वुड ऐश जैसा मटेरियल, यानी जैसे हम कह सकते हैं एक तरह से ह्यूमस और सेस्क्यू ऑक्साइड 85% से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये तो एंडोपेडोन हुआ, स्पॉडिक एंडोपेडोन। और वैसे मैंने यहाँ पे SSS वाले जो भी हैं आपके सामने रख दिए कि स्पॉडिक, सेलिक और सोम्ब्रिक, सल्फ्यूरिक, सारे एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने एक साथ लिख दिए हैं। अगर हम बात करें ये जो स्पॉडिक है, इसी की तरह आप एक लिंथाइट एंडोपेडोन के बारे में भी आगे जानेंगे। वैसे तो 19 जो हमने देखने हैं एंडोपेडोन्स, उनके अंदर इन्हें मेंशन नहीं किया गया है लिंथाइट को, है ना। ये पी से स्टार्ट हो रहा है, पी लिंथाइट, पिलिंथाइट बोलना अजीब लगता है मेरे को, तो मैं लिंथाइट कह देता हूँ उसे। तो लिंथाइट एंडोपेडोन जो है, यहाँ एक फ़र्क याद रखिएगा, यहाँ ह्यूमस कम होता है, यहाँ ह्यूमस पुअर है, लेकिन सेस्क्यू ऑक्साइड ज़्यादा होते हैं। तो सेस्क्यू ऑक्साइड ज़्यादा हो लेकिन ह्यूमस का अमाउंट कम हो, तो उसे आप लिंथाइट एंडोपेडोन के रूप में याद रख सकते हैं। दो पेडोन्स एक साथ पढ़ाए जाते हैं और याद करवाए जाते हैं, एक होता है लिंथाइट और दूसरा होता है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट, परमानेंट फ्रॉस्ट ऐसे करके बनाया गया है परमाफ्रॉस्ट। जहाँ कंडीशंस, फ्रॉस्ट का मतलब आप जानते हैं ना, जहाँ कंडीशंस 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चली जाने वाली। तो सॉइल का टेम्परेचर अगर हमेशा ही हम देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से कम है किसी जगह पर, तब उस जगह के ओरिजिन को हम परमाफ्रॉस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो परमाफ्रॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप लिख सकें कहीं नोटपैड में तो लिख जरूर लीजिएगा परमाफ्रॉस्ट, हो सकता है आपको पता ही होगा। और ये लिंथाइट का भी बारे में आपको मैंने बता दिया, है ना। और सीक्वेंस में आगे बढ़े अगर अपन, तो ये स्पॉडिक के बाद आया सेलिक। सेलिक से सोडियम याद नहीं करना है, सेलिक से सोडियम क्यों याद नहीं रखना है, सोडियम की जगह हम सॉल्ट्स को याद रखेंगे, सोडियम की सॉल्ट याद रखेंगे। सिर्फ सोडियम के आयंस के लिए तो नाइट्रिक था, अब यहाँ हम देख रहे हैं सोडियम के आयंस के रूप में नहीं बल्कि उसके सॉल्ट्स के रूप में। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट, पानी में घुल सकने वाले सॉल्ट जैसे कि NaCl और Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, है ना। तो ये सारे सॉल्ट्स अगर घुलनशील सॉल्ट जो है पानी में अगर एक्यूमुलेट हो रखे हैं तो हम उसे कहेंगे सेलिक एंडोपेडोन। सॉल्ट एक्यूमुलेशन यहाँ 60% से भी ज़्यादा होता है, याद रख सकते हैं। और इसी जो है इसकी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आप जानते हैं कि सॉल्ट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा होगी, यानी 30 DC सेगमेंट से भी ज़्यादा होगी इस एंडोपेडोन के अंदर, ठीक है। मतलब अगर यहाँ वाटर अगर हम देखें, पानी वगैरह की इसी देखें तो वो इतनी ज़्यादा होगी, ओके। और अगर हम देख रहे हैं अगला सोम्ब्रिक, 9th एंडोपेडोन सोम्ब्रिक, तो यहाँ देखते हैं अस फ्री ड्रेनिंग ओरिजिन कहते हैं इसे, पानी इसमें से ड्रेन हो सकता है। हैविंग बेस स्टेटस लाइक अम्ब्रिक एपिपेडोन, अम्ब्रिक एपिपेडोन पिछले वीडियो में हमने जाना था। अम्ब्रिक और मौलिक, मैंने कहा था भाई भाई सही हैं ये दोनों, है ना। मौलिक और अम्ब्रिक के अंदर फ़र्क कितना होता है कि मौलिक एपिपेडोन में मोर देन 50% बेस सेचुरेशन होता है, जबकि यहाँ अम्ब्रिक में लेस देन 50% बेस सेचुरेशन होता है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिएगा ज़रूर, है ना। तो मैंने आपको वहाँ एपिपेडोन के बारे में बताया था। तो यहाँ अम्ब्रिक एपिपेडोन जैसा ही बेस सेचुरेशन यानी 50% से कम बेस सेचुरेशन देखा जाता है। फॉर्म्ड बाय आइल्यूवेशन ऑफ ह्यूमस, बना किसकी वजह से है सोम्ब्रिक, ह्यूमस के आइल्यूवेशन से, ह्यूमस नीचे चला गया तो उससे बना है, नॉट सोडियम एंड एल्यूमिनियम, सोडियम और एल्यूमिनियम के नहीं बल्कि ह्यूमस से। तो ऐसा अगर आपके पास आ जाए कि क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा एंडोपेडोन है जो सोडियम और एल्यूमिनियम के आइल्यूवेशन से नहीं बना बल्कि ह्यूमस के आइल्यूवेशन से बना है, तो आप उसमें आंसर करेंगे सोम्ब्रिक, है ना, ओके। उसके बाद हम देखेंगे सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक के अंदर आप समझ सकते हैं कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड वाली सिचुएशन होगी, तो यानी इसकी pH 3.5 से कम होगी कि भाई एसिड है, H2SO4 है,
तो ऐसे pH तो कम होगी ना, यानी 3.5 से भी लेस देन होगी। अब ऐसी एसिडिक कंडीशंस में आप जानते हैं कि फेरस, एल्यूमिनियम जैसे आयंस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं सॉइल के अंदर, ज़्यादा होते हैं ऐसी सिचुएशंस में, क्योंकि कैल्शियम वगैरह वाले जो बेसिक कैटायंस होते हैं उनकी तो लीचिंग हो चुकी होती है ऐसी जगहों पे, तभी तो सॉइल एसिडिक हो जाती है ना। तो एसिडिक सॉइल्स वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं, है ना। तो वहाँ हम कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में टॉक्सिक होती हैं ये कंडीशंस प्लांट ग्रोथ के लिए। ओके, और अब देखते हैं जिप्सिक। देखो यहाँ पे ना एक साथ मैंने काफ़ी सारे एंडोबेडोन रख दिए, जिप्सिक और लास्ट में कैल्सिक भी रख ही दिए मैंने, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स याद रखने की ज़रूरत है नहीं, नाम से याद रखना है खाली भी। जिप्सिक है तो यहाँ जिप्सम का अमाउंट ज़्यादा होगा, 5% से ज़्यादा। अगर हम देखते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट यानी जिप्सम के रूप में, हम वैसे तो कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं जिप्सम, तो वो अगर 5% से ज़्यादा है तो उसे हम जिप्सिक एंडोबेडोन कहेंगे। और 15% से ज़्यादा अगर कैल्शियम कार्बोनेट है अगर किसी एंडोबेडोन में तो उसे हम कैल्सिक एंडोबेडोन कहेंगे। कैल्सिक एंडोबेडोन मैंने आपको कैल्सिफिकेशन के टाइम पे भी बताया था, कैल्सिफिकेशन क्या होता है, ग्लेइजेशन, ऐसे अलग अलग सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस जो हैं उसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बचे हुए उसके बारे में और बात कर लेते हैं। ओके, तो चलिए बचे हुए 7 एंडोपेडॉन जो हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। 13 नंबर पे मैंने लिखा है ऑक्सिक एंडोपेडॉन। ऑक्सिक का मतलब है ऑक्साइड से, ऑक्सी मतलब यहाँ ऑक्साइड से रिलेट करके नाम दिया गया है। तो इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि दीज आर द इंटेंसिवली वीदर्ड होरिजन। इनकी वीदरिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई है, मतलब इंटेंसिवली वीदर्ड होरिजन। आपको या तो यहाँ याद रखना है ऐसे कि ऑक्सिक ओरिजिन इज़ द मोस्ट इंटेंसिवली वीदर्ड होरिजन, या आपको वहाँ जब मैं सॉइल ऑर्डर के बारे में बता रहा हूँ, सॉइल ऑर्डर्स का कुछ ही दिनों में आपके सामने एक वीडियो आएगा जिसके अंदर हम आप देखेंगे कि ऑक्सीसोल नाम से हम एक सॉइल ऑर्डर पढ़ेंगे। तो ऑक्सीसोल के अंदर भी आपको वहाँ पे एक लाइन मेंशन करूँगा मैं कि दोज आर द मोस्ट वीदरेबल सॉइल ऑर्डर्स। वाई? तो हम याद रखें कि उसके अंदर कहीं ना कहीं सरफेस होरिजन या सब होरिजन जो है वो ऑक्सिक के रूप में देखा जा सकता है। अब ऑक्सिक देखा जा सकता है तो वहाँ पे भी इसी वजह से हम कह रहे हैं कि वो मोस्ट वीदरेबल है, मतलब मोस्ट वीदर्ड है, वीदरेबल नहीं मोस्ट वीदर्ड है, ठीक है ना। यहाँ भी याद रखना है दीज आर द इंटेंसिवली वीदर्ड होरिजन। और वो इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बार बार बताई थी कि ऑक्सीसोल इज द मोस्ट वीदर्ड सॉइल ऑर्डर। ओके, और क्या बातें हम इसमें से याद रख सकते हैं, ये कि अ होरिजन एनरिच्ड विथ फेरस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ हम देखते हैं फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज़्यादा है। ये बात मैंने आपको वहाँ पे भी पहले भी बोली है ना, कि जैसे कि फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज़्यादा थे। कैंडिक के अंदर आपको बताया था मैंने, ऑक्साइड वहाँ ज़्यादा थे क्ले फॉर्म के अंदर, है ना, कैंडिक ऑक्साइड ज़्यादा थे। और वहाँ मैंने कहा था ह्यूमस का कंटेंट भी ज़्यादा हो सकता है। और जब उसके बारे में बताया था लिंथाइट, तो वहाँ ह्यूमस का कंटेंट कम बताया था, है ना। यहाँ ह्यूमस को मेंशन नहीं करते हम, फोकस किया गया है यहाँ पे सिर्फ किसके ऊपर, फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड यानी सेस्कियो ऑक्साइड्स के ऊपर, उनका कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा है। और हम देखते हैं 1:1 टाइप क्ले मिनरल होता है, यहाँ डोमिनेट करता है, यानी केओलिनाइट यहाँ भी डोमिनेट होता है। यहाँ सिलिकॉन की लीचिंग हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे फेरस और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ज़्यादा है। इट कंटेन्स लेस देन 10% वीदरेबल मिनरल। तो वीदरेबल मिनरल्स यहाँ क्या होते हैं, वीदरेबल, उनकी वीदरिंग हो सके वो लेस देन 10% ही होते हैं, 10% से कम ही होते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से क्योंकि मोस्ट ऑफ दी चीज़ों की वीदरिंग ऑलरेडी हम मानते हैं वीदरिंग हो चुकी है, क्योंकि इसे कहा गया इंटेंसिवली वीदर्ड है, तो शायद इसलिए कहा है कि ये वीदरिंग हो गई तो बचा हुआ मटेरियल मतलब लेस देन 10% ही है जिसकी वीदरिंग हो सके अब, और है ना, तो शायद इसलिए इसे ऑक्सिक ओरिजिन के रूप में समझा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पेट्रोजिप्सिक। कुछ तोप वाली चीज़ नहीं है, पेट्रो मतलब आपको जानते हैं कि क्या, रॉक, पेट्रो मतलब रॉक, और जिप्सिक मतलब जिसमें जिप्सिक ओरिजिन हो। तो यानी कि अ स्ट्रांगली सीमेंटेड जिप्सिक ओरिजिन, जिप्सिक ओरिजिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होगी, तब उसे हम पेट्रोजिप्सिक कह देंगे ओरिजिन को। पेट्रोकैल्सिक तब कहेंगे जब कैल्सिक है लेकिन हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। कैल्सिक किसकी वजह से था, कैल्शियम कार्बोनेट की डोमिनेंस की वजह से। अब यहाँ हार्डनेस के बारे में भी लिखा गया है, हार्डनेस 3 मोह स्केल से ज़्यादा है। मोह स्केल विदरिंग वाले टाइम पे रॉक्स वाले जो वीडियोस हैं उनके अंदर मैंने आपको हार्डनेस के बारे में, हाँ, मिनरल के कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने पढ़े थे तो उस दौरान आपको बताया था मैंने मोह स्केल होता है। सबसे ज़्यादा टॉप पे उसमें कौन था, डायमंड था, है ना। तो डायमंड की हार्डनेस सबसे ज़्यादा मानी गई। हम देख सकते हैं मोस्ट हार्डेस्ट मिनरल जो है तो वो डायमंड था, तो हमने वहाँ उसके बारे में बात करी थी। तो वैसे यहाँ हम कह रहे हैं 3 से ज़्यादा होती हैं, पेट्रोकैल्सिक की भी मोह स्केल के अंदर वो 3 से ज़्यादा हार्डनेस रखते हैं।
प्लास्टिक, देखो मैंने पी वाले तीनों एक साथ रख दिया आपके लिए कि प्लास्टिक वाले क्या है, अ थिन डार्क रेडिश ब्राउन टू ब्लैक कलर फेरस और एल्यूमिनियम, फेरस और मैंगनीज पान। तो फेरस और मैंगनीज यहाँ ज़्यादा होते हैं, इसका कलर रेडिश टू ब्राउन होता है। बहुत पतला सा एक ओरिजिन बताया है जिससे हम कह रहे हैं प्लास्टिक ओरिजिन। ओके, इसमें याद रखने वाली चीज़ नहीं लगती मुझे। और हम देखते हैं 17 नंबर पे लिखा गया है कैम्बिक, ये इंपॉर्टेंट है। कैम्बिक के अंदर लैटिन वर्ड ये कैम्बेयर से लिया गया है। कैम्बेयर का मतलब होता है टू एक्सचेंज, ठीक है। तो मतलब यहाँ कुछ ना कुछ एक्सचेंजेबल थिंग्स यानी विदरिंग हुई भी है इनके अंदर, यानी कि ये कह रहे हैं हम कि इट इज़ द रिजल्ट ऑफ फिजिकल विदरिंग एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पेरेंट मटेरियल का। पीएम जब भी लिखा हुआ मिले वीडियोस में तो समझ जाइएगा ये पेरेंट मटेरियल की बात हो रही है। तो पेरेंट मटेरियल की केमिकल और फिजिकल विदरिंग से कौन सा ओरिजिन बनता है, तो आपको पता है, याद रखना है कि वो कैम्बिक ओरिजिन बनता है। हो गई? नहीं हुए? आपके दिमाग में आया कि भाई तूने तो 17 ही लिखे हैं, है ना, और भी हैं, मतलब 18 और 19 पे भी हैं। तो वहाँ पे 18-19 के अंदर आप देखेंगे कि ड्यूरी पेन और साथ में फ्रैगी पेन ड्यूरी पेन और फ्रैगी पेन जो है, और 17 और 18 नंबर पे हम पढ़ते हैं, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए, उसमें ज़्यादा इतना डिटेल नहीं है हमारे पास। अब तो उसमें जब जनरल बातें हमें बस इतनी सी याद रखनी है कि जो ड्यूरी पेन है उसका मतलब है कि वो काफ़ी हार्डली सीमेंटेड है। सिलिका की सीमेंटेड बहुत ज़्यादा है उसमें, SiO2 सिलिका जब हार्डली काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं इंटेंसिवली अगर है ओरिजिन के रूप में, तो उसे हमने ड्यूरी पेन कहा है। और साथ में अगर हम देख रहे हैं वो वीकली हम देख सकते हैं कंडीशन में SiO2 तो है लेकिन वो ज़्यादा हार्डली सीमेंटेड नहीं है, तो उस कंडीशन में हम उसे ड्यूरी नोड कह देते हैं। ड्यूरी पेन और ड्यूरी नोड दो टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ड्यूरी पेन मतलब जिसमें SiO2 है वो आधे से ज़्यादा मतलब हाफ से भी ज़्यादा हार्डली सीमेंटेड होगा, तो उस कंडीशन में उसे ड्यूरी पेन कहना है। ड्यूरी नोड तब कहना है जब वो ज़्यादा हार्ड ना हो, मतलब वीक कंडीशन में वो ड्यूरी नोड कहना है। और जो ओरिजिन के रूप में नाम 19 नंबर पे मैंने बोला था फ्रैगी पेन, तो फ्रैगी पेन के अंदर मतलब ये याद रखना है कि जिसके अंदर वो वेट कंडीशन में तो ब्रिटल होता है, मतलब दम लगाओगे तो टूट जाएगा, लेकिन अगर उसकी ड्राई फॉर्म्स देखेंगे तो वो हार्ड होती है। सूखा है तो ऑफकोर्स हार्ड होगा, और मॉइस्चर फॉर्म में होगा तो वो ज़्यादा हम देख सकते हैं ब्रिटल फॉर्म में होगा। फ्रैगी का मतलब यहाँ ब्रिटल से लिया जाता है, और ड्यूरी का मतलब यहाँ पे जैसे ड्यूरी पेन के अंदर ड्यूरी का मतलब किस लिए, तो हार्डनेस, हार्ड के रूप में लिया जाता है। तो 3 टर्म्स बताई मैंने अल्टीमेटली, ड्यूरी पेन और ड्यूरी नोड में जो फ़र्क बताया। ड्यूरी नोड को अलग से ओरिजिन नहीं कहा है, लेकिन ड्यूरी पेन, ड्यूरी नोड और फ्रैगी पेन ये 3 भी हैं। तो ड्यूरी पेन और फ्रैगी पेन को मिलाएं तो कुल मिला के 19 हमारे पास ये एंडोपेडॉन हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने 19 एंडोपेडॉन के बारे में भी बात कर ली। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल को तो सपोर्ट मिलेगा ही, और साथ में इस चैनल की और भी जो वीडियोस हैं यूट्यूब आपको रिकमेंड करता रहेगा, तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात कि इस फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के ही मैं अदर टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर कई वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह अवेलेबल हैं ही, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और साथ में इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।